नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। वास्तविक अर्थशास्त्र क्या होता है और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्थिक निर्णय लेते समय चीज़ों के दो पहलू शामिल होते हैं, एक वास्तविक पहलू और दूसरा आदर्शात्मक पहलू। इनको समझने के लिए आप नीचे दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि भारत की जनसंख्या 100 करोड़ को पार कर चुकी है तथा भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। वहीं दूसरा कथन हमें कहता है कि भारत को अपनी जनसंख्या में इतनी तीव्र गति से बढ़ोतरी की अनुमति नहीं देनी चाहिए और उसे जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। इन दोनों कथनों को पढ़ने के बाद आपके मन में एक बात आई कि पहला कथन हमसे कहता है कि वास्तव में क्या स्थिति है, मतलब भारत की जनसंख्या 100 करोड़ को पार कर चुकी है और भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो वहीं दूसरा कथन कहता है क्या? इस कथन का मूल्यांकन करते हुए हमें बताता है कि यह एक समस्या है। अगर इतनी ही तेज़ी से भारत की जनसंख्या बढ़ती रही तो ये समस्या और विकट हो जाएगी और इसके समाधान के लिए सरकार को नीतियां बनानी चाहिए ताकि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। सरल शब्दों में कहूँ तो पहला कथन हमसे कहता है कि स्थिति क्या है, तो वहीं दूसरा कथन हमसे कहता है कि वास्तव में क्या होना चाहिए। अगर ये दो बातें आपके समझ में आ गई तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र आखिर क्या है। जैसा कि अभी दो कथनों का अध्ययन करके हमें पता चलता है कि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय हमारे समक्ष जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन सब के समाधान या उन सब के निवारण के लिए हमारे पास दो पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है आदर्शात्मक और दूसरा पहलू होता है हमारे पास वास्तविक। इन दोनों पहलुओं के आधार पर ही हम निर्णय लेते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी आर्थिक समस्या के समाधान के लिए हमें दोनों पहलुओं को जानना आवश्यक होता है, वास्तविक पहलू भी और आदर्शात्मक पहलू भी। बिना दोनों पहलुओं को जाने हम समस्या का सही तरीके से समाधान नहीं कर सकेंगे और इन्हीं के आधार पर वास्तविक अर्थशास्त्र तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का जन्म होता है। वास्तविक अर्थशास्त्र हमें बताता है कि क्या है, मतलब इससे हमें पता चलता है कि आर्थिक विश्व में जो कुछ हो रहा है या हो सकता है उसके संबंध में जानकारी मिलती है। तो वहीं आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था में हमें यह पता चलता है कि क्या होना चाहिए, मतलब आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था आर्थिक संबंध की चीज़ों का नैतिक मूल्यांकन करता है तथा इस मूल्यांकन के आधार पर हमें बताता है कि क्या होना चाहिए। जैसा कि शुरुआत के उदाहरण में हम देख चुके हैं, पहला कथन हमें कहता था कि जनसंख्या 100 करोड़ को पार कर चुकी है और भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। तो वहीं दूसरा कथन हमें कहता था कि भारत को जनसंख्या को नियंत्रित करनी चाहिए, इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ने देनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला कथन हमें बता रहा था कि स्थिति क्या है, तो वहीं दूसरा कथन हमें बताता है कि यह एक समस्या है और इसका निवारण करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। चीज़ों को और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर दो उदाहरण और दिए गए हैं। पहले में बताया गया है कि श्रमिक अधिक परिश्रम करेंगे यदि उन्हें अधिक मजदूरी दी जाए। तो वहीं दूसरा कथन हमें बताता है कि कठिन परिश्रम के लिए न्याय प्रदान करने के लिए फैक्ट्रियों को श्रमिकों की मजदूरी में बढ़ोतरी करनी चाहिए। इन दोनों कथनों में से जो पहला कथन है वो वास्तविक स्थिति को बताता है कि ये कंडीशन है, जबकि दूसरा कथन हमें बताता है कि ऐसा होना चाहिए और इससे समाज को लाभ होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि
पहला कथन वास्तविक अर्थशास्त्र का ज्ञान कराता है, जबकि दूसरा कथन आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का। और इन दोनों के आधार पर ही सरकार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करती है, जिसके कारण श्रमिक वर्ग को लाभ होता है और जिसके कारण अंततः समाज को लाभ होता है। और इसके आधार पर ही मजदूरों का न्याय सुनिश्चित हो पाता है। अगर आपको स्थिति स्पष्ट हो चुकी है तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आपको पहचानना है कि कौन सा कथन वास्तविक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा और कौन सा कथन आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। पहले कथन में आपको बताया गया है कि भारत में बड़ी संख्या में गरीब लोग हैं। यह एक प्रकार से वास्तविक कथन है। दूसरे में बताया गया है कि सरकार को शिक्षा पर अधिक खर्च करना चाहिए मतलब ये स्थिति की समस्या के समाधान की ओर इशारा करता है ताकि लोगों में शिक्षा का प्रसार हो सके। तो ये आदर्शात्मक कथन है जो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। दूसरा हो चुका। तीसरे में हम देखते हैं कि गरीब लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि के कारण कष्ट उठाते हैं। ये भी एक तरह से वास्तविक कथन है। चौथे में बोला गया है कि बैंकों ने अपनी ब्याज दर को बढ़ा दिया है। बैंक जब अपनी ब्याज दर बढ़ाते हैं तो इससे समाज की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है, तो इसलिए ये आदर्शात्मक कथन है। वहीं अंत में बोला जाता है कि लोगों को डाकघर तथा वाणिज्यिक बैंकों में बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक तरह से वास्तविक कथन है।